जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क, साथ ही साथ NTA UGC नेट 2023 के संबंध में मैं आप लोगों से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 समाज कार्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट को बता चुका हूं, साथ ही साथ NTA UGC नेट के जो स्टूडेंट है सोशल वर्क के उनको भी बता चुका हूं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो विगत वर्षों में भी प्रश्न पूछे जा चुके हुए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो यदि आप लोग मेडिकल सोशल वर्क यानी एम्स मेडिकल सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 3500 रुपये। और यदि आप NTA UGC नेट की आप क्लास लेना चाहते हैं सोशल वर्क में तो उसकी फ़ीस है 5000, जो कि 2 किस्तों में जमा होगी 2500 करके। ठीक है, इसमें आप लोगों को सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूनिट के क्रम में आपको PDF दिया जाएगा और यूनिट के क्रम में ही मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। 2004 से लेकर 2022 तक जितने NTA UGC नेट सोशल वर्क में पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों पर हम लोग व्याख्या सहित प्रश्नों को हल भी करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप 8506031308 पर आप मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज कार्य के जो प्रश्न है ये एग्जाम में आप लोगों से पूछे भी जा चुके हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को समाज कार्य के कुछ इंग्लिश में क्वेश्चंस भेजे हैं टेलीग्राम पर और इसकी PDF भी मैं आप लोगों को जो पेड टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मैंने टोटल मिला जुला के एक दिव्यांगता से संबंधित 200 प्रश्न भेजा था और सोशल वर्क से जहां पे 200 प्रश्न मैंने आप लोगों को इंग्लिश माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है और अभी आप लोगों के सामने 50+ प्रश्न है ये, और ये समाज कार्य के प्रश्न है हिंदी में। आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के इनमें से सही गए हैं। चलिए तो देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न ये है अभिकथन और तर्क को लेकर। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में मेडिकल सोशल वर्क में आजकल पूछे जा रहे हैं, कथन कारण को लेकर भी। तो देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि समाज कार्य का विभाजन प्रायः 3 मुख्य व्यवहार श्रेणियों में जैसे बृहद, मध्य तथा सूक्ष्म में किया जाता है। देखिए बृहद को बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, मध्य को अगर आप बात करें तो आप ग्रुप वर्क को, और सूक्ष्म को अगर आप बात करें तो केस वर्क को में किया गया है, जिसमें क्रमशः बृहत्तर समुदाय, जहाँ पे मैंने बृहत्तर को बता दिया था, बृहद को बृहत्तर कम्युनिटी को, मध्य को पड़ोसियों मतलब एक प्रकार से यहाँ पे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था इसलिए पड़ोसियों, तथा व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाया जाता। देखिए प्रश्न बहुत सरल है, अभिकथन साफ प्रश्नों में लिखा गया। क्या यह स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत लग रहा है आप लोगों को? जो अभिकथन लिखा हुआ ए में सही है ना? हाँ, तो इसलिए आप सभी लोग जो है इसको सत्य मानिएगा। और दूसरा तर्क कह रहा है कि समाज कार्य के ये 3 स्तर हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, उन 3 स्तरों का एक एकांतिक रूप में कार्य करना प्रतीत होता है। एकांतिक रूप में जो है यहाँ पे प्रतीत मतलब एक प्रकार से अभ्यास के रूप में भी काम करते हैं। जब अभ्यास के रूप में काम करेंगे तो समाज कार्य की जितनी भी टेक्निक है, प्रणालियाँ हैं, उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और जब आप एकांतिक रूप में काम करते हैं, चाहे आप कम्युनिटी के रूप में काम करें या ग्रुप के रूप में काम करें या केस वर्क के रूप में काम करें, तो जाहिर सी बात है कि जो सेवार्थी है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो तर्क दिया गया है वो अभिकथन के आधार पर दिया गया, तो मतलब यहाँ पे तर्क भी आपका सत्य माना जाएगा। यहाँ जो आपके 3 स्तर बताए गए हैं लेबल, वो भी आपके सत्य माने जाएंगे। तो इसलिए पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर एकांतिक मतलब क्या होता है? एकांतिक रूप में काम करने का मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक प्रणालियां हैं उनमें आप काम कर रहे हैं वो अभ्यास के आधार पे।
हाँ, आप एक इंटीग्रेटेड के रूप में तो इंटीग्रेटेड आप प्राथमिक प्रणालियों के अंतर्गत आता है। आप प्राथमिक प्रणालियों के रूप में जो है वह इंटीग्रेटेड के रूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और एकांतिक रूप का में इंटीग्रेटेड में अगर हम बात करें एकांतिक रूप में भी, तो एक चीज़ और रखिए कि जो भी समाज कार्य में आप काम करेंगे प्राथमिक प्रणाली में, उसमें सभी टेक्निक वगैरह भी फॉलो होगी, बट अभ्यास पे आधारित होगा, अभ्यास पे आधारित होगा। एकांतिक रूप, ठीक है, जो बताता है आपको एक प्रकार से प्रैक्टिकल या अभ्यास, यह अभ्यास आप कह सकते हो, है ना। एक अभ्यास कहने की बजाय मैं अगर आपसे कहूं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, कौशल पर आधारित है, टेक्निक पर आधारित है, कौशल पर, तो वही है एकांतिक रूप। आप एकांतिक रूप में आप सिद्धांत भी मान सकते हैं। एकांतिक रूप का अगर मैं बात करूं परिभाषा के रूप में, तो आप यहाँ पे सिद्धांत भी बता सकते हैं। यहाँ पे सिद्धांत जो है कल्याणकारी से क्रियाओं से रिलेट करेगा, वेलफेयर से रिलेट करेगा, तो इसलिए आपका दोनों सही माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा यही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है, व्यक्तिगत समाज कार्य के चरण का संबंध बताइए आप सही क्रम में। बताइए एक बार। अध्ययन नहीं, प्रवेश गलत। देखिए प्रवेश अध्ययन, अच्छा, मूल्यांकन और समाप्ति। बी कह रहे हैं आप। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो। देखिए ऑप्शन या तो बी होने वाला है या तो सी होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप समझिए, देखिए देखिए अभी आप समझिए, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रवेश सही है, प्रवेश सही है, अध्ययन आता है प्रवेश भर्ती के बाद, फिर उसके बाद निदान होगा, फिर उसके बाद आपका उपचार होगा, ठीक है। अब बात आती है मूल्यांकन होगा कि समाप्ति होगी। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन बेसिकली तब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब समाज कार्य की हम एक्टिविटी या प्रक्रिया को संचालित करते हैं। लेकिन प्रश्न था व्यक्तिगत समाज कार्य में। जब व्यक्तिगत समाज कार्य की बात आए तो कार्य की पहचान को लेकर या उसके प्रक्रिया को पहचान को लेकर पहले हम कार्य को समाप्त करते हैं। जब कार्य टोटली समाप्त होता है तो अब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और जब बीच बीच का मूल्यांकन होता है, जैसे समाज कार्य जब हम लोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे कि सेवार्थी ने कितना सीखा, कितना मॉडिफाई हुआ, तो बीच बीच में जब परिवर्तन होता है, बीच बीच में जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो वह प्रक्रिया समाज कार्य के अंतर्गत आती है, वह प्रक्रिया समाज कार्य के अंतर्गत आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि केसवर्क में पहले समाप्ति को ध्यान दीजिएगा, फिर मूल्यांकन दीजिएगा, फिर फीडबैक दीजिएगा। जब समाज कार्य की प्रक्रिया आएगी तब मूल्यांकन करिएगा, फिर समाप्ति करिएगा, फिर फीडबैक करिएगा, प्रतिपुष्टि करिएगा। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केसवर्क में बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, और आयोग ने भी ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना है। यूजीसी की जो आयोग है उसने भी इसी को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट माना जाएगा, ना कि बी। ध्यान रखिएगा, जब समाज कार्य होगा तो मूल्यांकन बीच बीच में करते हैं हम लोग, तो वहां पे आता है उपचार के दौरान में। केस वर्क में बेसिकली कार्य जब समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य हो रहा है इसलिए कार्य समाप्त ही हो जाएगा, तभी मूल्यांकन होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। एक संस्था के संबंध में 2 से 3 बातें बताऊंगा बस, और 2 से 3 बातें अगर आपको याद रहेगी तो समझिएगा एग्जाम में अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए ये अगर हम बात करें, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो होता है उसके संबंध में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक क्या किया, प्रभावित किया। तो हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे मुख्य रूप से अगर माना गया तो वो ब्रह्म समाज को माना गया। ब्रह्म समाज को ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में हुआ, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और कहाँ पे हुआ,
कलकत्ता में हुआ, और किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। ये 4 बातें आप क्रम में लिखते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने किया। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी बात को लेकर, दूसरी एक संस्था है आर्य समाज। अगर आर्य समाज पूछे, इसकी स्थापना 1875 में हुई। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ था मुंबई में, और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। ये 4 बातें देखिए, इसके उद्देश्य क्या है, इसके नारा क्या है, कौन कौन सी किताबें हैं, मैं आप लोगों को एक क्लास जब लूँगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ बेसिकली मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक प्रश्न आ गया है, तो फैक्ट थोड़ा सा आप सभी लोग जो है यहाँ पे समझ लीजिए, है ना। आगे अगर मैं बात करूँ तो एक है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर मैं लोग बात करूं तो इसकी स्थापना सन 1897 में हुई थी, और कलकत्ता के बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता के बेंगलुरु में हुआ था, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद नाम था उनका। उसके बाद एक और संस्था आई जो, ओके मैम, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगर कोई बच्चा क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसे मैसेज छोड़ दिया करे, ताकि वो बताए तो मैं ग्रुप में जो है उनको ज्वाइन भी कर लूँ। आगे अगर हम बात करें तो एक था थियोसॉफिकल सोसाइटी। एक थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है आजकल ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी सन 1875 में आई थी, और इसके जो संस्थापक थे बेसिकली 3 लोगों का नाम देखने को मिलता है। एक था मैडम ब्लोट्स्की जो रूसी महिला थी, और एक नाम था कर्नल हेनरी ऑलकॉट जो अमेरिका की सैनिक थी, और एक आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा एनी बेसेंट का नाम, ठीक है। और इसकी स्थापना 1875 में हुई, और यह मैं बताऊं आपको तो न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि भारत में इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सन 1882 में बनाया गया था, 1882 में बनाया गया था, मद्रास के अडियार में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 को लेकर, एक और संस्था थी प्रार्थना समाज। काफ़ी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो 1867 में यानी 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसकी स्थापना हुई। इसमें आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे की एक अहम भूमिका मानी जाती है। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक सत्य शोधक समाज संस्था रही। सत्य शोधक समाज की बात करूं 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था। 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिबा फूले का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी संस्था इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान का है। अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई सन, सर प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना, नोट कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके ओके। अलीगढ़ एक मैम संस्था आंदोलन है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अलीगढ़ में नाम था सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ये ध्यान रखिएगा। एक आपको बता देता हूँ, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको हिंदी में कहा जाता है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज कहा जाता है। पूरे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था सन 1905 में, 1905 में, ध्यान रखिएगा। एक था अखिल भारतीय, काफ़ी मेडिकल सोशल वर्क में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अखिल भारतीय दलित वर्ग, अखिल भारतीय दलित वर्ग। इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। सन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, मुंबई में, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक था यंग बंगाल आंदोलन, एक रहा यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन 19वीं शताब्दी में बेसिकली इसकी स्थापना की गई, और यह कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे हेनरी विविनियन डेरेजियो, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यंग बंगाल को भी, ठीक है। तत्वबोधनी एक सभा थी, तत्वबोधनी एक सभा थी, जिसकी स्थापना 1839 को कलकत्ता में हुई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, टैगोर के द्वारा।
बस इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता हो जाएगा तो आप समझ लीजिए मेडिकल सोशल वर्क में अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप इजीली कर लेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर्य समाज को लेकर, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा दिया है, बता दिया है, तो जरा मुझे बताइए आर्य समाज किसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है आर्य समाज को लेकर, है ना। आर्य समाज बेसिकली क्या है, ये मणिक चंद्र वाटिका मुंबई में इसकी स्थापना हुई 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती को, ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, परिचित हैं इसके बारे में। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो शुद्धि आंदोलन है, बेसिकली वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में अगर कोई स्थापित किया गया है तो वह आर्य समाज के द्वारा किया गया है, इसलिए इसी को शुद्धि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 को। प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज में मैंने अभी भी बताया है आत्माराम पांडुरंग की भूमिका और महादेव गोविंद रनाडे की भूमिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या जवाब आना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी में किसका नाम आना चाहिए, मैडम HP ब्लॉट्स्की, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। और यंग बंगाल आंदोलन मूवमेंट जो होगा हेनरी विवेरियन डेरोजियो का नाम आ जाएगा। तो जरा एक बार मुझे ऑप्शन बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। बी इज द, हाँ बी, हाँ बी ही करेक्ट माना जाएगा। 2 4 1 3 करेक्ट रहेगा ये। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को, आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक आध प्रश्न तो श्योर है पूछे ही जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बीच के धर्म में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता थी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तरफ ब्रह्म समाज के बारे में पता होना चाहिए, एक तरफ आर्य समाज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, उन आंदोलन के संबंध में 19वीं शताब्दी में भारत में वो कौन कौन सी नवीन चेतना का उदय हुआ है, उन पे चर्चा करूंगा, क्योंकि इस क्लास के बाद वही पॉइंट आने वाला है, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इन के बीच में धर्म से संबंधित विशेषता को बताना है हमें। देखिए मूर्ति पूजा का विरोध, कर्मकांडवाद का विरोध, सामाजिक बुराइयों का धर्म से पृथककरण, सभी धर्म को बराबर का दर्जा प्रदान करना। मैं आपको दोनों के थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ ताकि आप स्पष्टीकरण कर लीजिए। देखिए ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज को ध्यान रखिएगा, हिंदू समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, वैश्यागमन हो गया, जातिवाद हो गया, अस्पृश्यता हो गया, आदि को दूर करने के संबंध में एक्वेशरवाद का प्रचार प्रसार किया गया था, ये ब्रह्म समाज में। पहली बात, ब्रह्म समाज में अगर मैं बात करूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि यह संस्था मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया है, आदियों का खंडन किया गया है। ध्यान से आप सभी लोग इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, आदि का खंडन किया गया है। यहाँ अगर हम बात करें, इसमें अंतर जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिए मूर्ति पूजा का विरोध की बात नहीं है कि कहीं आप मूर्ति पूजा का विरोध को लेकर चलें। मैंने आपसे बोला मूर्ति पूजा एक्वेशरवाद बहुदेववाद का खंडन किया गया है, एक प्रकार से आलोचना के आधार पर उसकी व्याख्या की गई अलग अलग तरीके से। वहीं अगर मैं बात करूं आर्य समाज को लेकर, आर्य समाज भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कहता है कि वैदिक धर्म में पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना और भारत को धार्मिक सामाजिक राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना। ठीक इसके बारे में भी सुनिए, यह क्या कहता है, यह कहता है कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड आदि की आलोचना किया है। देखिए आलोचना ये भी कर रहा है ना, आदि की आलोचना ये भी कर रहा है। तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो कर्मकांडवाद का विरोध, सामाजिक बुराई का धर्म से पृथक कर देना, इन तीनों को आप एलिमेंट कर दीजिए। इन तीनों के बारे में बात नहीं की गई है, ना ही ब्रह्म समाज और ना ही आर्य समाज में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सभी धर्म को बराबर का दर्जा प्रदान करने को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये ऑप्शन आपको सही मिलता है। यह ऑप्शन जो 4 वाला है, डी वाला ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट माना जाएगा, जहां पे कॉमन विशेषता हमें देखने को मिल रही है दोनों संस्था में। ठीक, याद रखिएगा।
बहुत अच्छा सवाल था ये। वहीं अगर हम बात करें, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हट के आ गया है, बट इसमें आप लोग आईएमपी मत करिएगा, लेकिन यूजीसी के जो बच्चे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा डैश में कारखाना शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब वो बताना है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कारखाना एक्ट वगैरह तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा 2M में 1948 जो है कारखाना अधिनियम में 2M में कारखाना शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 वाला प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। निम्न में से कौन समाज कार्य की सीमा से बाहर है? समाज कार्य की सीमा से बाहर है सचेतन, उपचेतन, पूर्व चेतन या अवचेतन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए जरा, आप बताइए। पूर्व चेतन। पूर्व चेतन क्या होता है मैम? कोई व्याख्या? पूर्व चेतन, ओके बी आप कह रहे हैं, ठीक है। अवचेतन डी की तरफ जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व चेतन, ठीक है, बताइए पूर्व चेतन जानते हैं किसको कहते हैं? मैं परिभाषा पूछ रहा था। पहले जैसे परिकल्पना होती है, पहले से अनुमान लगाना, वैसा पूर्व पहले से सोचना, कॉन्शियस। अच्छा, किसी भी समस्या को लेकर पहले सोचना। अच्छा, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जिससे किसी बच्चे ने कहा भाई कि ऑप्शन जो सी है, बेसिकली डी जो है, यह आपसे कहता है कि जो चेतना में ना होने पर भी थोड़ा प्रयास करने में चेतना में लाया जा सके, वो चेतना में लाया जा सके। तो ये समाज कार्य के अंतर्गत हम इनको भी पढ़ते हैं। सचेतन मतलब जागृत अवस्था है, समाज कार्य की सीमाओं के अंतर्गत इसे भी पढ़ते हैं। उपचेतन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी उपचेतन की परिकल्पना भी हम लोग अपने समाज कार्य के अंतर्गत देखते हैं। तो चेतना के 3 ही स्तर माने जाते हैं, एक तो चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये 3 ही स्तर है। चेतन स्तर पर सभी बातें रहती हैं कि जिसके द्वारा हम सोचने, समझने और कार्य करने को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वहां पर ये तीनों चीजें आती हैं। लेकिन जो ये पूर्व चेतन शब्द है, पहले की चेतन की बात कर रहा है, पहले की जागरूक की अवस्था की बात कर रहा है, जो कि समाजकारी सीमा से बाहर है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, यह रिप्रेजेंट नहीं करता समाज कार्य को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है क्या? आपको बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या समाज कार्य में, अगर हम बात करें समाज कार्य भारत में, अपने इंडिया में अपनी पहचान नहीं बना पाया है, यस या नो? क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपसे 7 की बात करूं तो यहाँ पर आपका समाज कार्य अभी यहाँ पर बात करें पहचान नहीं बना पाया है, ये बात सत्य है, यस। भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया है समाज कार्य। अगर बना लेता तो आज मेडिकल, सोशल वर्क की कम वैकेंसी नहीं होती, बहुत सारी वैकेंसियाँ होती, हर जगह होती। व्यवसाय समाज कार्य धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, परंतु अभी भी उसकी पहचान सही तरीके से नहीं बन पाई है, और ये बात सत्य लिखा गया है, गलत नहीं है। वही बात अगर हम करें, समाज कार्य व्यवहार का आधार विस्तृत है। समाज कार्य जो है वो व्यवहार का जो आधार है वह विस्तृत है, इस वजह से उसकी पहचान नहीं बन पा रही है। बिल्कुल भी करेक्ट जवाब है, यहाँ पे सही व्याख्या भी होगी। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट जाएगा, बताइए। हाँ सी। समझ में आ रहा है ये सवाल? बताइए एक बार, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, समझने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें पूछे कुछ चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रश्न अच्छे हैं सारे। प्रश्न 8 कह रहा है कि समाज कार्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, बात सही है गलत? बिल्कुल बढ़ावा देता है समाज कार्य, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, ये सत्य बात है। फिर कह रहा है कारण में कि समाज कार्य सभी लोगों को समाज द्वारा स्वीकृत और उनकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व विकास का समान अवसर प्रदान करता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये कह रहा है कि समाज कार्य सभी लोगों को समाज के द्वारा स्वीकृति
और उनकी इच्छा के अनुसार विधि से उनके व्यक्तित्व का विकास करना समान अवसर प्रोवाइड कराता है। बात तो सही है, कहाँ गलत है ये भी? जी सर। दोनों के दोनों सभी स्टेटमेंट सही रहेंगे। सभी क्वेश्चन लोगों को सभी शब्द आ गया तो सभी मतलब जो जरूरतमंद है जरूरतमंद लोगों को करता है ना। देखो, यहाँ आपने सभी शब्द, यहाँ सभी लोगों को मतलब ये हुआ सोशल वर्क में, है ना, समाज कार्य सभी लोगों को, तो समाज कार्य करता है सभी लोगों की बात। पहली बात तो ये है, सोशल वर्क कभी ऐसा नहीं, अगर जब हम वस्तुनिष्ठता की बजाय व्यक्तिनिष्ठता पे बल देने लगते हैं तो वहाँ पे निष्पक्ष भेदभाव जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि समाज कार्य में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग होता है। और जब वस्तुनिष्ठ लिखा हो या सभी लोग लिखा हो तो बात एक ही है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग चीज़ें आ गई हमारे सामने। तो समाज कार्य सभी लोगों की बात करता है। अब आप ये सोच लीजिए कि समाज कार्य में जैसे कोई, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसेबल फील्ड से अगर बात करें तो वो डिसेबल नहीं तो सब वहाँ पे तो क्षेत्र में आएगा नहीं, बिल्कुल सत्य है कि नहीं आएगा, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ समस्याएं तो होंगी, है ना। तो उन समस्याओं में अगर मैं बात करूँ तो सोशल वर्क काम करेगा। और यदि मान के चलो कि उसके व्यक्तित्व का विकास करना है तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छाओं को भी जानना ज़रूरी है, उससे बताना भी पड़ेगा हमें, हमने कौन सी टेक्निक लगाए, कौन सी चीज़ें नहीं लगाए, और जैसा सेवार्थी वैसे ही रूप में आपको एक्सेप्ट भी कर लेना है। ये आपके सिद्धांत भी बताते हैं। यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। बात अब यहाँ पर यह है कि व्याख्या हो रही है नहीं हो रही, इसको बताइए आप लोग। हाँ, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हाँ देखिए अब समझिए, क्योंकि समाज कार्य जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अब बढ़ावा देता है क्योंकि अगर मैं बात करूं, समाज कार्य सभी लोगों को समाज द्वारा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उन्हीं के इच्छा के अनुसार विधि और उनके व्यक्तित्व का भी विकास करेगा और उन्हें समान अवसर देगा काम करने के लिए। जब इस तरीके की बात आप लोग करेंगे, समान अवसर देंगे, उसके व्यक्तित्व का विकास बढ़ाएंगे, विकास करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने समाज कार्य में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग कर देती है? क्या अंतरक्रिया, संस्कृति, सीमा या सामूहिक चेतना? बहुत अच्छा सवाल। सभी कैसे हो गए? यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है सभी का, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का जी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो किसी बच्चे ने कहा कल्चर, बहुत बढ़िया जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी को, सॉरी ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी को। हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये विशेषता बता देती है, अलग कर देती है कि मानव समाज और मानव समाज को पशु समाज के रूप में किस तरीके से अलग है, स्पष्ट। बाकी अंतक्रिया के बारे में अगर हम और भी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमें कॉमन मिलती है। तो कल्चर तो बेसिकली जाहिर सी बात है, आप पढ़ेंगे जब कभी मानव समाज और पशु समाज की विशेषता, या आप ये कह लीजिए कि उनके अंतरों के बारे में, तो आपको साफ शब्दों में पता चल जाता है कि मानव सर्वाहारी होता है, ये बात आप जानते हैं, जबकि जानवर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। मानव बातचीत और कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छे से भी बातचीत कर सकता है, जबकि वहीं अगर हम बात करें जानवरों के बारे में या पशु के बारे में, तो यह जो है वार्तालाप संवाद करने में असमर्थता को जताते हैं। वही मानव अपने 2 पैरों पर चलता है, जबकि अधिकांश जानवर चलने के लिए अपने 4 पैरों का प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम व्यवहारों की भी बात करें, तो व्यवहार में जो कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो है कल्चर, वो है संस्कृति। मानव के अंदर संस्कृति पाई जाती है ना। विभिन्न प्रकार के मानव क्या करता है, जो है कल्चरल जो है बिहेवियर, आप ये कह लीजिए व्यवहार, है ना समाज में। तो समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, ऊपर अगर हम बात करें इसके तो बहुत व्यापक लेवल है ये समाज के अंतर्गत, है ना, बहुत व्यापक लेवल है ये सारी चीज़ें। तो इसके अंतर्गत कई पॉइंट आती हैं हमें देखने के लेकर, जैसे शारीरिक ज़रूरतों की अगर हम बात करें, जानवरों की सुरक्षा, आराम और पोषण के लिए समाज की ज़रूरत होती है ना, समाज की ज़रूरत होती है कि नहीं।
वहीं जानवर के बच्चे को जन्म ही अपने साथ समाज की परम आवश्यकता लाता है, और एक जानवर का बच्चा इंसान के बच्चे की तरह अपनी सुरक्षा और पालन पोषण के लिए माता पिता पर निर्भर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं, सारी एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट जवाब। कल्चर वर्ष 1915, मैं आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से 1915 में समाज कार्य में, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है जिस पर इन्होंने एक व्यापक लेवल पर भाषण दिया था, उनके बारे में, व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में। जरा उनका नाम बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1915 में दान और सुधार के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है नामक विवादास्पद भाषण डैश के द्वारा दिया गया था। क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? सी, अब्राहम फ्लेक्सनर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब माना जाए। हाँ, अब्राहम फ्लेक्सनर का ही यहाँ पे करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित पर विचार करना है आप लोगों को। कथन है, कारण है। कथन कह रहा है कि अपने आरंभ के 75 वर्षों बाद भी, अपने आरंभ के 75 वर्षों बाद भी समाज कार्य भारत में अपनी व्यावसायिक स्थिति के लिए संघर्ष कर रहा है। व्यावसायिक स्थिति के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करें मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, सामाजिक कार्य व्यवसाय के लिए मूल तत्व है। मूल तत्व है। देखिए क्या मानवाधिकार और सामाजिक न्याय, सामाजिक कार्य व्यवसाय के लिए मूल एलिमेंट यानी बेसिक फैक्ट है समाज कार्य के व्यवसाय के लिए। क्या बेसिक फैक्ट है? बिल्कुल है। मानवाधिकार भी है, सामाजिक न्याय भी है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ, तो यहाँ पे बात करूं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका ये भी सत्य है, आपका कथन भी, आपका कारण भी सत्य माना जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ए और आर दोनों सही माने जाएंगे। ए और आर दोनों करेक्ट माने जाएंगे। वहीं बात करता हूं मैं आगे सवाल पर। कह रहा है कि स्थिति में व्यक्ति, देखिए इन सभी पर मैं बात करूंगा आप लोगों से, आप निश्चिंत रहेंगे सभी लोग। ये प्रश्न है विगत वर्षों के कुछ पूछे गए हैं, ठीक है, इन पे मैं बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए फैक्ट है आप लोगों के लिए, मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट ध्यान दें। स्थिति में व्यक्ति, पर्सन इन सिचुएशन अवधारणा दी गई है। बताइए मैरी रिचमंड के द्वारा, फ्लोरेंस होलिश के द्वारा, कि एच बर्टलेट के द्वारा, कि चार्ल्स कूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 फ्लोरेंस होलिश के द्वारा दिया गया। बहुत ही सही जवाब आप लोगों का, फ्लोरेंस होलिश इज द राइट आंसर माना जाएगा। फ्लोरेंस होलिश। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा भी आ जाती है कभी कभी एग्जाम में इनको लेकर, है ना, इसको भी ध्यान देंगे। समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है, क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 13 समाज कार्य एक मानवाधिकार व्यवसाय है क्या? ये बात सत्य है गलत? गलत है। क्यों? भाई अगर आप कह रहे हैं तो भाई कैसे एक बार मुझे स्पष्ट करने का प्रयास करें सभी लोग। बताएं एक बार मुझे, आप लोग बताएं थोड़ा सा भी इसके बारे में। समाज कार्य एक मानवाधिकार व्यवसाय है, आप लोगों में से कह रहे हैं कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांत जो हैं समाज कार्य के लिए बुनियादी इंपॉर्टेंस या बुनियादी महत्व है। कहा जाता है कि समाज कार्य व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण से जो है तारतम्य स्थापित करता है। कहने का मतलब पर्यावरण से व्यक्ति की सामंजस्य स्थापित करने में भूमिका निभाता है, ताकि उनका एक चैन जो है आ रहा है जो वो टूट ना पाए। तो भारत में जो समाज कार्य का व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, या आप कह लीजिए कि व्यक्ति समूह समुदाय के बीच में जो अंतःक्रिया है,
उनके बीच में सेवार्थी की क्षमताओं को बेहतर बनाने में मानव अधिकार की एक अहम भूमिका मानी जाती है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि समाज कार्य एक मानवाधिकार व्यवसाय भी है, इसलिए आप लोग इसको करेक्ट मानिएगा, गलत मत करिएगा। यह आपका सही जवाब रहेगा, मानवाधिकार व्यवसाय माना जाता है, इसलिए पॉइंट नंबर आपका पहला सही रहेगा। सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है और किया भी जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो काम ज़्यादा सक्षम ही नहीं होगा, क्योंकि सेवार्थी से आपको कम्युनिकेशन करके ही काम को करना है। इसलिए अभिकथन भी सत्य है, तर्क भी सही है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जरा, ऑप्शन ए आर दोनों सही दिख रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन सही माना जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, पहला वाला 13 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को जब मैं समाज कार्य इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप लोग इसके बारे में खूब अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्रकार से कोई इसका एग्जैक्ट वर्ष नहीं है कि इस वर्ष में इसका विकास हुआ, यहाँ हमें एक अनुक्रम दर्शाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐतिहासिक विकास को लेकर एक अनुक्रम दर्शाना, ना कि वर्षों अनुसार दर्शाना है। वर्षों अनुसार बात नहीं किया गया है, वर्ष के अनुसार। इसलिए बहुत बच्चे सोचते होंगे वर्ष के अनुसार, वर्ष के अकॉर्डिंग नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान दीजिएगा, हाँ, सबसे पहले दान और मानव प्रेम आया था, फिर उसके बाद कल्याण आया था, वेलफेयर, मानव कल्याण की बात हुई थी। फिर उसके बाद विकास की बात हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सशक्तिकरण की, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही फेमस सवाल है, यूजीसी में हर बार पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, 5 से 6 बार आया है यही सवाल, केवल यही सवाल है ना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। समाजकारी व्यवहार की जीवन प्रतिकृति मतलब बताया गया है परिस्थितिकीय का सर्वोत्तम संबंध किससे होगा? मैरी रिचमंड, फ्लोरेंस होलिस, फिर वाल्टर फ्रिडलैंडर, फिर कॉरेल बी ज़ेरमैन। मैरी रिचमंड का नाम यहाँ पे लगा रहे हैं परिस्थितिकी के आधार पे, क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं, आपने फ्लोरेंस होलिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप भली भांति तरीके से जानते हैं, ठीक है। फ्लोरेंस होलिस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के साथ साथ इन्होंने स्थिति, व्यक्ति की स्थिति के सिचुएशन की बात की है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था ऊपर के सवालों में। मैरी रिचमंड की व्यवहार की जीवन प्रतिकृति को परिस्थिति के आधार पर सर्वोत्तम संबंध को लेकर इनकी भूमिका मैरी रिचमंड की नहीं आती, किसी बच्चे ने बताया था, ये जो कि गलत जवाब है, यह आपका गलत जवाब है। नाम अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कोरेल बी ज़ेरमैन नाम आता है, ज़ेरमैन का, ठीक है। ये सोशल वर्क में आपको बता दूं काफ़ी फेमस पर्सन है, और इन्होंने ही समाज कार्य की में जो व्यवहार है उसके व्यवहार की जीवन परिस्थिति की सर्वोत्तम तरीके से एक्सप्लेन किया है। यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा, यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है? बताइए एक बार जरा। हाँ, जनरल सिस्टम थ्योरी किसने दिया? जनरल सिस्टम थ्योरी किसने दिया? तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कोरेल बी ज़ेरमैन ने दिया है। याद रखिएगा, काफ़ी बार कुछ नए नए सवाल हम लोगों को देखने को जो मिलते हैं ना, ये ऐसे ही मिलते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल हमें देखने को मिलते हैं। स्पष्ट रहेगा, याद रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एक बार बता दीजिए मुझे आप सभी लोग। हाँ, बोला है ना आपने, जनरल सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी तो बर्टालैंड की है। हाँ जी जनरल सिस्टम, जनरल सिस्टम थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इन्होंने ईगो साइकोलॉजी के बारे में बात किया था, ईगो साइकोलॉजी के बारे में बात किया था। एक और चीज नोट करिएगा, द लाइफ मॉडल किसने दिया है? द लाइफ मॉडल, द लाइफ मॉडल यही है, जीवन की प्रतिकृति वाला। द लाइफ मॉडल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस की अगर बात करेंगे तो कैरोल बी ज़ेरमैन ने दिया था।
ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मॉडल है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। याद रहेगा? जी सर, बता दीजिए मॉडल के बारे में, फिर थोड़ा याद रहेगा सर ऐसे करके ना। ओके, देखिए ये जो मॉडल है आपका, जहां मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं व्यवहार की जीवन परिस्थितिकी के बारे में, बेसिकली यह मॉडल अभ्यास के दौरान पे हम लोग इसको लागू करते हैं। और अभ्यास के समय जब आप किसी सेवार्थी के साथ काम करते हैं तो उस समय आप समाज कार्य में जो आपके पास जानकारी है, जो कौशल है, उनके माध्यम से व्यक्ति का जो व्यवहार है, आप सामाजिक व्यवहार, उस असामाजिक व्यवहार को आप दूर करते हैं। तो समाज कार्य व्यवहार की जीवन प्रतिकृति यानी द लाइफ मॉडल, इसको द लाइफ मॉडल कहा गया, इसको द लाइफ मॉडल कहा गया। और यही उसके व्यक्ति, उसकी परिस्थितियों को बदलता है। और परिस्थितियों को बदलना मतलब एक प्रकार से उसका जो व्यवहार है, उसके व्यवहार को बदलना, वह मॉडल जो है उसके जीवन प्रतिकृति या लाइफ मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो टोटली अगर सेवार्थी बाधित है या अक्षम है और उसे सक्षम बनाना है तो आप उसके व्यवहारों में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। जब आप कोरेल बी जर्मेन की मॉडल यूज करेंगे तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। और करेंगे कैसे? तो यहाँ पे जो आपके अंदर जो जानकारियां हैं, जो कौशल है, जो टेक्निक है, जो नॉलेज है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक प्रकार से पर्यावरण में उस सेवार्थी के साथ। और यही है कोरेल बी जर्मेन की मॉडल, यही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, याद रखिएगा सन 1976 में ये मॉडल आया था, 1976 में, 1976 में। जी सर, ये जनरल सिस्टम थ्योरी कब आई थी? जनरल सिस्टम थ्योरी बेसिकली इसका कोई एग्जैक्ट वर्ष नहीं है अभी, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1978 लगा लीजिए, 1978 लगा लीजिए। आपको ये जनरल, ठीक है, जनरल सिस्टम थ्योरी को आप 1978 लगा लीजिए। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की किताब में आपको इसके बारे में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उस किताब में आप देखिए, उसका एग्जैक्ट वर्ष यही मिलता है, 1978, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बता दीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट सवाल ले लूँ। बोलिए। जी सर। देखिए यहाँ पर आपको अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दुर्खिम के अनुसार मानव एजेंसी को निम्नलिखित द्वारा बाधित किया जाता है, बताइए। राजनीतिक प्रक्रिया या आर्थिक संसाधन, सामाजिक ढांचा या अन्य कार्यकर्ताओं के एजेंसियों द्वारा। इस्माइल दुर्खिम जी, देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। इस्माइल दुर्खिम ऐसे पर्सन है जो एग्जाम में कई बार लेकर प्रश्न आते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, सोशियोलॉजी, ठीक है, एंड फिलॉसफी। इस किताब में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए समाज की भूमिकाओं को रेखांकित किया गया था। कार्ल मार्क्स की तरह दुर्खिम भी व्यक्ति को कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते थे, बल्कि ये जो ग्रुप की सत्ता होती थी उन सत्ता को केंद्र मानते थे। इस वजह से इनको कहा गया बेसिकली कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप बोलते हैं सामूहिक प्रतिनिधान। तो सामूहिक प्रतिनिधान के आधार पे जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया गया वो इस्माइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया।
किसके द्वारा दिया गया? इस्माइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा। सामूहिक चेतना का, जहां पे व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है और व्यक्ति नैतिक दबाव के द्वारा समूह के अनुसार व्यवहार करने में बाध्य हो जाता है। तो सामूहिक चेतना के बारे में किस विद्वान ने कहा है? तब भी नाम हमें आता है इस्माइल दुर्खिम का ही। समूहवाद इस्माइल दुर्खिम का ही। क्लियर है? बताइए। बोलिए। बोलते रहिएगा थोड़ा थोड़ा सा। इनकी इतनी फेमस किताबें रही, जैसे दुर्खिम की एक किताब रही थी सुसाइड जो किताब आई वो 1897 में आया। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी करके किताब आई, वह किताब रही 1893 में आई, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब रही वो भी। एक किताब आई उनकी द एलिमेंट्री करके 1912 में, द एलिमेंट्री 1912 में आई। द रूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एक किताब आई, द रूल्स ऑफ साइकोलॉजिकल किताब आई सन 1895 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, सवाल देखिए यहाँ पे। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सामाजिक ढांचा होगा, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर एयो होम, स्वामी विवेकानंद, मैडम ब्लट्सकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सर मैडम ब्लावत्स्की। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। समाज कार्य व्यवसाय में आचार संहिता महत्वपूर्ण और आवश्यक है। क्या बात सही है? जी सर। बिल्कुल जरूरी है ना। आचार संहिता में स्वयं परिस्थिति की उपलब्धता एवं आवश्यकता की पहचान समाहित है। स्वयं परिस्थिति की उपलब्धता एवं आवश्यकता। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों आपका सही माना जाएगा। एक तो आचार्य संहिता जो सबसे जो महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, वहीं साथ ही साथ आचार संहिता में जो स्वयं परिस्थिति को उपलब्धता और आवश्यकता की पहचान करती है, तो वह आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। समाज कार्य संगठित गतिविधि है जो आर्थिक पराश्रितता से संबंधित रखती है। क्या बात सही है? जो आर्थिक परिश्रितता से संबंध रखती है। आर्थिक पराश्रितता जो है वो हमारी इकोनॉमिकल डिपेंडेंट है ना सर, वर्कर की व्यक्ति। पराश्रितता बेसिकली सेवार्थी की होगी, जहाँ पे क्लाइंट ही आते हैं। सर गलत लग रहा है मुझे तो ये। सर सही है। आर्थिक पराश्रितता यस सर सही है। व्यक्ति है सर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सर, सही है ना? बिल्कुल यह क्वेश्चन जो 19 दिया गया है आपका, या स्टेटमेंट करेक्ट जवाब है। समाज कार्य संगठित गतिविधि मानी जाती है जो आर्थिक परिस्थितिता से संबंध रखती है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय, फाइनेंस, समाज, नैतिकता, भाषाई इत्यादि सामाजिक क्रियाओं में या समाज कार्यों में वो भाग करती है या पार्टिसिपेट होती है। तो इसलिए आर्थिक परिस्थितिता से भी संबंध रखेगी सोशल वर्क, समाज कार्य में। इसलिए आपका ये जो स्टेटमेंट या जो पॉइंट है पहला वाला, ये करेक्ट माना जाएगा। उपशामक गतिविधियां या गतिविधि पहले से ही विद्यमान है जो आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित करती है। क्या ये बात सही लग रही है? उपशामक, पहले आप समझने की कोशिश करिए कि उपशामक क्या है, बताएं। उपशामक शामक तो वो होता है सर जिसको समन किया जाए या अंत किया जाए, खत्म किया जाए। ओके, उप का क्या मतलब है? सही लग रहा है। देखिए शांत करने वाला वही है उपशामक, शांत करने वाला। सही होगा सर। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहूँ, फाइनेंशियल कंडीशन को कम करने की। हाँ, विद्यमान जो आर्थिक तनाव है कम करने वाला गतिविधि है। Yes, sir. जी। Right, सही है। तनाव को भी कम करता
हाँ, मैं आपसे कहूँगा कि यह जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। यहाँ पर अभिकथन भी सत्य है, कारण भी सत्य है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर, अच्छा व्याख्या देख लीजिए। समाज कार्य संगठित गतिविधि है जो आर्थिक परिस्थितिता से संबंध रखती है। उपशामक, देखिए यहाँ स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों की स्थितियाँ। जी, शामक क्या होते हैं? शांत करने वाला होता है। एक प्रकार से उपशामक एक ऐसा शब्द है, अगर मैं बात करूं, जैसे कि उपशामक आप ये समझ लीजिए कि कोई गतिविधि कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और वो काम ऐसा है जो सेवार्थी के अंदर काफ़ी एग्रेसिव वाला हो सकता है, या मान लीजिए उसका व्यवहार एग्रेसिव वाला है। कंडीशन में उसकी रेमेडी ही यहाँ पे हाँ, आप ये भी कह लीजिए रेमेडी। हाँ, एक प्रकार से उपशामक जो शब्द है, हाँ रेमेडी वाले जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। सर इसलिए उपशामक। उपशामक आप नहीं कहते भाई, जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोई समस्याएं हैं, उस समस्या को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक तनाव को कम करने के लिए निर्देशित करती उपशामक गतिविधियां। अब ये कोई, चाहे आप कोई व्यवहार लीजिए, कोई भी एक्टिविटी हो जो बेसिकली एक प्रकार से समस्याओं को रिप्रेजेंट कर रही हो, है ना, और यदि आप उपशामक गतिविधियां उसमें लागू करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कम करने को लेकर रिप्रेजेंट करती है, उसमें कम करने को, उसको एक प्रकार से कम करती है। और यह स्टेटमेंट सही है, आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह भी आपका सही है, यहाँ व्याख्या नहीं है, यहाँ व्याख्या नहीं है। देखिए अब और सवाल आ गए, इधर देखिए। समाज कार्य का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? राजनीति से, मानव से, समाज से, यानी मानव विज्ञान से सर, सामाजिक विज्ञान सर, हाँ हाँ, यहाँ पे जो इसका संबंध होगा किस विज्ञान से माना जाएगा, वो सामाजिक विज्ञान से माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनका उद्देश्य होता है, बताइए। ऑप्शन ए इक्वेशनवाद दर्शन, मानवतावादी दर्शन, समाजवादी दर्शन। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मानवतावादी दर्शन बोल रहे हैं, यही आपका करेक्ट रहेगा। जो सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है, बताइए बताइए। वैज्ञानिक ढंग से, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से होता है। यहाँ पे जो सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जो अध्ययन होगा ना, वो वैज्ञानिक ढंग से होता है। सोशल वर्क में ये चीज़ें शामिल की गई हैं और आपका यही सही जवाब रहेगा। ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क एक किताब सन 1947 में आई थी, 1947 में आई थी। बताइए इस किताब के रचनाकार कौन है? हाँ, हेलन क्लार्क आए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें 3 युगों के बारे में बात किया गया है, प्राचीन युग और मध्य युग और आधुनिक युग। ठीक, हाँ आधुनिक कह लीजिए या व्यावसायिक कह लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं में? हाँ, 18वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ है? वैज्ञानिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, सामाजिक रूप में या मनोवैज्ञानिक रूप में? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यावसायिक रूप में हुआ, यही आपका सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार प्रतीक होती है? देखिए मैंने पढ़ाया है इसके बारे में, जो समाज कार्य का नेचर है उस पर मैंने बात किया है। तो जरा बताइए जो शैक्षिक विषय है। बिल्कुल, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। समाज कार्य की प्रकृति वैज्ञानिक रूप में है। विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान के संकलन के रूप में परिभाषित किया है, बताइए किसने? लेन क्लार्क, गुड्डेनहार्ट, पिंकस मिलम। हाँ, गुड्डे एंड हार्ट ने किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया भी था आप लोगों को यहाँ पे। इसकी एक परिभाषा निदर्शन में भी आती है ना। समग्र निदर्शनों का एक लघुत्तर भाग होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 9, समाज कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? व्यक्ति और समाज की समस्याओं का समीक्षा या विश्लेषण, समाज कार्य के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन, समाज और व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। नो नो नो, सी। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ध्यान से सुन लीजिए एक बार सभी लोग, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रश्न अप्लाइड है। यहाँ पे देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही है। लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों पे क्या करना होता है? विचार करना होता है कि सारा सबका निचोड़ या रिजल्ट किस पे है जो सबसे सकारात्मक रिजल्ट दे। देखिए समस्याओं की अगर हम बात करें तो समाज और व्यक्ति इन दोनों की बात कर रहा है, जहाँ पे समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका, सबसे अच्छा ऑप्शन आपका सी वाला है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। बाकी सारे करेक्ट रहेंगे लेकिन यहाँ पे 99। हाँ एक बार म्यूट हो जाइए, एक बार ऑल जो स्टूडेंट है म्यूट हो जाइए। ए पॉइंट को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए व्यक्ति और समाज की समस्याओं की समीक्षा करना है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू को पढ़ना है और उसका पर फिर विश्लेषण करना है। भाई पढ़ना ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, विश्लेषण भी करते हैं, लेकिन पढ़कर ही विश्लेषण कर देना ये थोड़ी इतना ही तक सीमित है। समीक्षाओं को पढ़कर एक बार म्यूट हो जाइए। देखिए अनम्यूट है कोई बच्चा, जो बैकग्राउंड आवाज आ रही है, बच्चे शायद आवाज नहीं स्पष्ट हो, म्यूट हो जाइए एक बार सभी लोग। मेरी बात को समझिए कि व्यक्ति और समाज की समस्याओं की जो समीक्षा आप कर रहे हैं, जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू, जहाँ पे साहित्य की समीक्षा की बात होती है, वही चीज़ें यहाँ पे है, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। ये बात ठीक है कि उसमें आती है, ये समाज कार्य का लक्ष्य होगा, परंतु पहले ऑप्शन से जहाँ आप समाज और व्यक्ति की समस्या का ही समाधान कर रहे हैं, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसका समाधान ही कर रहा है, उसकी समस्या का ही समाधान हो रहा है, यहाँ पे पहली पॉइंट में समाधान की बात नहीं, एक प्रकार सारा उसका विश्लेषण हो रहा है। समस्याएं तो आई और समस्याओं का डेटा जो आया है उसका एनालिसिस कर रहे हैं आप, इसलिए इस एनालिसिस तक ठीक है। लेकिन अगर आप उसके आगे व्याख्या कर देते कि उसका समाधान भी हो रहा है तो आपका कथन जो था वो सत्य माना जाता, लेकिन यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर फिर। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो करेक्ट माना जाएगा, सी ही ऑप्शन सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 वाले का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्न में से किसे समाज कार्य के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया? बताइए, वृद्ध कल्याण को, ग्रामीण को, पर्यावरण को या सभी को? सभी। हाँ डी को ही किया गया है, यहाँ पे सभी है। समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार को भी, सामाजिक नीतियां नियोजन विकास को भी, सामाजिक न्याय व्यवस्था प्रोत्साहन को। बिल्कुल यहाँ पे उपयुक्त सभी इस हाँ उपर्युक्त सभी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैंने इसके बारे में आप लोगों को 10 सिद्धांत थे, मैंने पढ़ाए थे 10 सिद्धांत, है ना, कॉस के। ठीक है, तो जरा बताइए समाज कार्य के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 12 है, नहीं रचनात्मक किया है, हाँ नहीं गोपनीयता नहीं किया है, गोपनीयता के महत्व का सिद्धांत नहीं दिया था इसने। बाकी रचनात्मकता भी है, आत्मनिर्देशन भी है और अनिर्णात्मक मनोवृत्तियां भी हैं, है ना, ये तीनों है। गोपनीयता का महत्व नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही। एक बार म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समाज कार्य में मतभेदों के संदर्भ में व्यक्ति और कार्यकर्ता के किस गुण का परिचय देना चाहिए? व्यक्तिवादी का, सहनशीलता का, आत्मविश्वास का या परोपकारी स्वभाव का? ऑप्शन बी होगा, सहनशीलता। देखिए यहाँ पे सही बात अगर हम करें, सहनशीलता इज द राइट आंसर। किसी बच्चे ने बोला है ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है। तो व्यक्ति या कार्यकर्ता के किस गुण का परिचय देना चाहिए? सहनशीलता को। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तियों और पारस्परिकता निर्भरता तथा एक दूसरे के प्रति अपनी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व का आवाहन करना चाहिए, या कथन किस विद्वान का माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का कोनफ्का, गेशल कोनफ्का का माना जाता है, जहाँ पे व्यक्ति और पारस्परिक निर्भरता होती है। जब समाज और व्यक्ति की बात होगी तब आप वहाँ पे करेंगे, दोनों जो हैं पारस्परिक निर्भर होंगे, तब आप बात करेंगे हैमिल्टन की, तब आप बात करेंगे। यहाँ पे कोनफ्का की बात करिएगा जब व्यक्ति और पारस्परिक निर्भरता की बात होगी। ठीक है, जब व्यक्ति और पारस्परिक निर्भरता की बात होगी तो कोनफ्का का नाम आएगा, और जब समाज और व्यक्ति की परस्पर निर्भरता की बात होगी तब गर्टन हैमिल्टन का नाम आएगा।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, समाज कार्य संबंधित कार्यों में व्यावसायिक संबंधों को किस प्रकार बनाया जाता है? सार्वभौमिक, स्वैच्छिक, गोपनीय, स्वहितार्थ? फिर गोपनीय। यहाँ पे गोपनीय इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। समाज कार्य के अनुसार आर्थिक भूमिका प्रदत्त स्थिति के अनुसार पर ना होकर किस पर होगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा स्थितियों को लेकर, है ना। अर्जित प्रदत्त होता है, एक स्थिति होती है, एक प्रदत्त स्थिति होती है कि नहीं? प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति। ओके, प्रदत्त स्थिति। प्रदत्त वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। हाँ बताएंगे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। जो मिलती है एक्चुअली, जैसे कोई औरत को मिसेस या नाम लगा के उसका दूसरा टाइटल लग जाए, या उनको उन्होंने कोई टीचर बनना है तो उसके आगे प्रोफेसर, डॉक्टर कुछ लग जाए, ये प्रदत्त होती है। एक दूसरे से मिलना वो प्रदत्त। अच्छा, प्रदत्त स्थिति वो होती है। ओके, चलो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली ये एक शब्द सोशल वर्क में आता है, परिस्थिति। एक शब्द आता है परिस्थिति। अब समझिए की कोशिश करिएगा, ये जो परिस्थिति है ना, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? सोशल सिस्टम के अंतर्गत आती है। किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उससे हम लोग परिस्थिति कहते हैं। अगर कोई कहे कि परिस्थिति किसे कहा जाता है, तो आप कहना कि किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे हम लोग परिस्थिति कहते हैं। बात ठीक है। अब इसी परिस्थिति को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा गया प्रदत्त और एक का नाम रखा गया अर्जित। एक का नाम अर्जित। अब प्रदत्त क्या होता है? प्रदत्त बेसिकली समाज में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति के गुण पर ध्यान देता है, जो व्यक्ति के गुण पर ध्यान दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, बिना उसको ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थितियों में जहां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेना, परंपरा आदि के कारण व्याप्त होता है। जैसे कहने का मतलब ये, जो परंपराएं हैं व्यक्ति का, जो जन्म से ही उसको मिली हुई है, जो स्थितियां हैं, जो नातेदारी है, जो जातिवाद है, जो अवैध संतान परिवार में बच्चों की कुल संख्याओं का गोद लेने के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे डिटेल निकाला जाता है, वो भी बेसिकली प्रदत्त में ही आता है, ना कि आपका अर्जित में आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्जित चीजें वो है जो व्याप्त हैं। अर्जित वो होती है जो व्याप्त नहीं। जैसे लिंग भेद की बात करूं, ये व्याप्त है, ये प्रदत्त है। आयु भेद की बात करूं, ये व्याप्त है, ये अर्जित नहीं की जा सकती है, इसलिए ये प्रदत्त है। आयु भेद कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं भारतीय आयु भेद के अकॉर्डिंग, तो यहां पे बताया गया कि परिवर्तनशील तथ्य है। ये आयु का विभाजन जैसे होता है शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि, इस तरह का विभाजन किया गया है। तो समाज में अलग अलग आयु के लोगों का विभिन्न परिस्थितियां भी प्रदान होती हैं। इसलिए भाई, जैसे अगर शैशवावस्था में उसकी अलग विशेषता होगी, बाल्यावस्था में उसकी अलग विशेषता होगी, ये प्रदत्त है ना कि अर्जित है। आप थोड़ी ना कि आप बाल्यावस्था में हो, आप वृद्धावस्था को अर्जित कर लिए, ये नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए आयु भेद आप ध्यान रखिएगा। नातेदारी भी होती है जो प्रदत्त को रिप्रेजेंट करती है। नातेदारी से संबंधित जो परिस्थितियां होती है, जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता भाई बहन का चयन नहीं किया गया, तो नातेदारी बेसिकली जैविक और सांस्कृतिक दोनों ही तथ्यों का मिश्रण माना जाता है। तो समाज में कई पद होते हैं, जैसे माता पिता के द्वारा व्याप्त होते हैं। राजा का पुत्र राजपद ग्रहण करता है, ये बात आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये नातेदारी को रिप्रेजेंट किया गया है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय को भी ग्रहण कर लेते हैं। आप लोग देखिए, जिनके घर में अगर बिजनेस होगा, उनका बच्चा भी बेसिकली उनके पेरेंट्स से पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारा बेटा भी बिजनेस ही करेगा, है ना। तो ये बेसिकली नातेदारी को रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से, है ना। यहाँ अगर हम बात करें जन्म, तो व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति और प्रजाति में हुआ है, वो उस परिस्थिति को निर्धारित करता है। इसलिए आप लोग को बता दूं कि जन्म भी बेसिकली
रिप्रेजेंट करता है क्या? प्रदत्त को ही रिप्रेजेंट करता है, जाति भी रिप्रेजेंट करती है, प्रदत्त को भी रिप्रेजेंट करती है ना। वो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें अर्जित को लेकर, अर्जित क्या होता है? देखिए दूसरी ओर समाज में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो चीजें एक्वायर की जाती है, व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और सक्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, तो उसे अर्जित कहलाते, उसे हम लोग बोलते हैं अर्जित परिस्थिति बोलते हैं। सिंपल परिभाषा में आप ये समझिए कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त कर रहा है, उसे अर्जित परिस्थिति कहेंगे, उसे अर्जित परिस्थिति कहेंगे। जैसे मैं कहूं शिक्षा, व्यवस्था, संपत्ति, विवाह, श्रम का विभाजन, संचय, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये अर्जित परिस्थिति है ना। संपत्ति भी अर्जित की जा सकती है, व्यवसाय भी अर्जित होता है, जैसे डॉक्टर हुआ, आईएएस हुआ, इंजीनियर हुआ, मेडिकल सोशल वर्क हुआ, मजदूर हुआ, कृषक हुआ, है ना, ये हुआ। शिक्षा भी अर्जित करते हैं आप, राजनीतिक सत्ता भी अर्जित करते हैं आप, विवाह की बात करें वो भी अर्जित का ही पार्ट माना जाता है, उपलब्धियों की बात करें वो भी अर्जित का पार्ट माना जाता है कि नहीं? क्लियर हो रहा ना, स्पष्ट हो रहा? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न था कि प्रदत्त स्थिति के आधार पर ना होकर किस पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब माना जाएगा वो उपलब्धि के मानक पर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी वाला रहेगा ये करेक्ट माना जाएगा। स्पष्ट, क्लियर हो रहा है? हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म के आधार पे होता है, प्रकृति के आधार पे भी होता है, ठीक है। स्पष्ट हुआ ये बात? बताइए एक बार, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समाज के अकॉर्डिंग जो भी कभी आर्थिक भूमिका की बात हो या प्रदत्त स्थिति के आधार पे बात हो, तो ऐसे पे उपलब्धि मानक को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए, अभी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है, बेसिकली अंतर को लेकर। तो जब अंतर बनेगा ना, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखवाता हूँ, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जब भी प्रश्न आएंगे आप लोगों को, तो वो वही चीज़ आएंगी जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, वो डायरेक्ट ऑप्शन में ही आएंगे। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूँ, तो जैसे प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में एक सामान्य अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। सामान्य अंतर क्या है? जो कॉमन अंतर होगा, सामान्य का मतलब होगा कॉमन, जनरल टाइप का। तो आप जन्म के आधार पे लिखिएगा, जन्म के आधार पे लिखिएगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा कि प्रदत्त और अर्जित स्थिति में जो जन्म के आधार पे होगा, देखिए व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति जन्म से प्राप्त है, बट ध्यान दीजिएगा अर्जित परिस्थिति को जन्म का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति में किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है ना। तो जन्म बेसिकली क्या हो जाएगा, वो प्रदत्त स्थिति के अंतर्गत आ जाएगी, और एक्वायर में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें केवल उम्र आएगी, आयु आएगी। पॉइंट नंबर 2 में नेचर के आधार पे होता है, प्रकृति के आधार पे होता है। प्रकृति के आधार पे कैसे, ये भी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है ना, यहाँ पे अस्थाई होता है, नेचर अस्थाई होता है, और ये प्रदत्त में अस्थाई होता है। परंतु अर्जित परिस्थिति में क्षमताओं, गुणों को आश्रित होती है, और इस वजह से यह अस्थाई होती है। जहाँ क्षमता या गुण की जहाँ समाप्ति पर या नष्ट हो जाए, तो वो अर्जित मानी जाएगी। जो नष्ट ना हो, जो अस्थाई रूप से फिक्स हो, वो प्रदत्त में आ जाएगी। प्रकृति के आधार पे, महत्व के आधार पे बात करेंगे तो परंपरागत समाज में अधिक होता है प्रदत्त को लेकर। परंपरागत के आधार पे बात करें महत्व को लेकर, तो यहाँ पर प्रदत्त में इंपॉर्टेंस अधिक होता है। लेकिन आधुनिक समाज में ना, आज के समाज में अर्जित परिस्थिति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जब हम बात करते हैं तो एक्वायर को ही लेकर बात करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब सांस्कृतिक के आधार पर बात करूं, तो जहां पे प्रदत्त में समाज के मूल्य, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा होता है, लेकिन एक्वायर में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। इन सब मूल्य, विश्वास, भावनाएं, ये सब कोई मैटर ही नहीं रखती है। मैटर रखता है मूल्य, विश्वास, अगर हम बात करें तो वो बेसिकली महत्व में रखता है या कल्चर में रखता है, जहां प्रदत्त रखती है। प्रतिस्पर्धा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, अधिकार की बात होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना। मैं चाहूंगा कि आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग जी। प्रकृति का एक और बताइएगा। देखिए प्रकृति में मैम क्या होगा, ध्यान से समझिए। प्रकृति में बेसिकली अधिकांश कार्य वो होंगे जो अस्थाई होते हैं। अब जो चीजें फिक्स हैं, जो अस्थाई हैं, वो प्रदत्त ही हो जाती हैं।
जिसमें कोई फेर बदलाव हो ही नहीं सकता। जो सार्वभौमिक तरीके से सत्य हो प्रदत्त मानी जाएगी। लेकिन जो अर्जित होगा, जैसे जो व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो किसी न किसी पर आश्रित होगा। तो जब वो आश्रित है तो प्रकृति पर ही आश्रित होगा। तो वो प्रकृति में जो आश्रित है तो वो अस्थाई है। प्रकृति में जो अस्थाई, जो अगर अस्थाई रूप से है तो वो क्या है? अगर अस्थाई रूप से है तो अर्जित है। जहां आपने क्षमता और गुणों को समाप्त या समाप्ति पर नष्ट हो जाए, क्षमताएं खत्म हो जाएं, गुण समाप्त हो जाएं प्रकृति में, तो वो अर्जित किया था इसलिए समाप्त हो गया। और जो चीजें रह जाए, जो फिक्स हैं, वो जाहिर सी बात तो प्रदत्त है, जो समाप्ति ही ना हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदत्त बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रदत्त बोलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए।